नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और फिर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पत्रम पुष्पम के लिए हमें जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से कुछ दान दक्षिणा भी देते रहें। हमारे माय लॉर्ड्स को एक बार से फिर याद आया है कि बहुत दिन हो गए उन्होंने सरकार से पंगा नहीं लिया है। तो इसलिए इस शुक्रवार को उन्होंने फिर से पंगा लेने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। आपको याद है कि जब इस प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने पहले शुरू किए थे तो हमारे जो पूर्व लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, तो उन्होंने लगातार इस कॉलेजियम सिस्टम पर और जिस प्रकार से पिक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हमारे माय लॉर्ड्स, उसके ऊपर उन्होंने लगातार एक प्रकार से प्रहार करना आरंभ कर दिया था, जिसके कारण हमारी जो जुडिशरी थी, जो हमारे माय लॉर्ड्स थे, वो अत्यंत व्यथित थे और उन्होंने किसी प्रकार का ऐसा लगता है कि कोई सेटलमेंट किया प्राइम मिनिस्टर के साथ में कि ऐसा है कि इस लॉ मिनिस्टर को हटा दीजिए, उसके बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम भी टोन डाउन कर देंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी देखने में आ रहा है वो उसी प्रकार का चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि भाई हमारे जो वकुलाए हैं, यानी जो बार के ऑफिसर्स हैं तथाकथित, वे पूरे के पूरे देश को जुडिशरी के माध्यम से चलाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वकीलों से अधिक और कोई ज्ञानवान नहीं होता है और जजेस के साथ में वो मिलकर पूरे देश को जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं, जैसे चाहें वो आर्मी का डिप्लॉयमेंट करा सकते हैं, जैसे चाहें वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को निर्देश दिलवा सकते हैं, जैसे चाहें वो और सड़कें बनवा सकते हैं, जैसे चाहे वो रेल चलवा सकते हैं, जैसे चाहे वो हवाई जहाज चलवा सकते हैं, जैसे चाहे वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करवा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स की, जैसे चाहे वो सीबीआई की नियुक्ति करवा सकते हैं, सीबीआई डायरेक्टर की या विजिलेंस कमिश्नर की, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो उनको एक पूरा का पूरा एक इस प्रकार का एक वहम हो गया था, जिसको इस सरकार ने तोड़ने का काम किया है। जी हाँ, तोड़ने का काम ये किया है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे निर्णय इन्होंने दे रखे हैं, जिसको बोलते हैं कि साहब जजेस 1, जजेस 2 और जजेस 3, ये इस तरह से करके निर्णय हैं बहुत सारे, जिसके अनुसार इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम की का सृजन किया, उसका इन्वेंशन किया, आविष्कार करने के बाद उसको पहले कहा कि साहब कि कॉलेजियम कैसा होगा, कैसे रहेगा, उसके बाद फिर सरकार जब इसको हटाने के लिए एनजेएसी लाई तो इन्होंने एनजेएसी को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। एनजेएसी में एक वैसे प्रमुख समस्या थी। एनजेएसी में इन्होंने ये रास्ता इनके लिए छोड़ दिया था कि ये एनजेएसी को रिव्यू करें। ये इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। जी हाँ, एक अलग से उसी में पीठ बना देते, जो कि ऐसे सारे निर्णयों की समीक्षा करती या रेफरेंस लेती या उनको सुओ मोटो लेती, जैसे भी लेती, जिसमें जुडिशरी के स्वयं के हित सम्मिलित थे। ऐसा कर देना चाहिए था। ये इनसे एक बड़ी गलती हो गई और पता नहीं क्यों इन्होंने ये सोच लिया कि भई जुडिशरी जो है उसका विवेक, वो उसके जो शक्ति छीनने की प्रवृत्ति है, उसके ऊपर हावी रहेगा और वो विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल सिद्ध हो गया एनजीएसी वाले निर्णय में कि जुडिशरी एक पावर ग्रैब करने के लिए एक संस्था बन गई है, उसको और अधिक पावर चाहिए, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें एडवर्सेरियल सिस्टम है। तो एक सरकार होती है, एक ऑपोजिशन होता है, पार्लियामेंट में दोनों साथ-साथ बैठते हैं और दोनों एक-दूसरे को अपोज़ करते रहते हैं, इसलिए 2/3 की स्थिति बन नहीं पाती, तो उसका लाभ जुडिशरी उठाती है और दोनों 2 बिल्लियों के बीच में वो बंदर का काम
करने लगती है। ये केवल एक पुरानी कहानी के अनुसार बता रहा हूँ भई, कोई इसको ये मत ले लेना कि हम किसी की कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ये तो पुरानी जो कहावतें, कहानियाँ हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हुआ क्या कि सरकार ने इनकी सिफ़ारिशों को इग्नोर करना आरंभ कर दिया कि भई नहीं करते। आपने कहा है ना कि यदि एक बार लौटाई गई सिफ़ारिश किसी हाई कोर्ट जज की या सुप्रीम कोर्ट जज के, आपने कहा कि इसको लगा दिया जाए, उसके हमने एक बार वापस कर दी, तो यदि दोबारा भेजी जाएगी तो आप ये बाध्यकारी होगा। उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना। तो सरकार ने दूसरी बार भी लौटा दी, कई सारी लौटा दी, कोई 10-1 जो है वो दूसरी बार भी लौटा दी। और दूसरी बार के बाद तीसरी बार भी भेजी गई तो तीसरी बार भी नहीं किया। सौरभ कृपाल का उदाहरण है सबसे बड़ा इसमें। सौरभ कृपाल 3 बार भेजे जा चुके हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल स्पष्ट है कि सौरभ कृपाल का वो किसी भी तरह से वो उसका अपॉइंटमेंट नहीं करने वाले हैं। इसी प्रकार जजेस के ट्रांसफ़र को लेके सरकार ने इस प्रकार के कई निर्णय लिए, जिसमें उन्होंने जजेस के ट्रांसफ़र का नोटिफ़िकेशन नहीं निकाला तो नहीं निकाला। ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे एस मुरलीधर। ये एस मुरलीधर जो हैं वो बड़े लेफ्टिस्ट होते थे। इनकी जो श्रीमती जी जो हैं वो गौतम नवलखा के साथ जो एनजीओ था उस एनजीओ में पार्टनर थीं, और उसके बाद भी गौतम नवलखा का केस इन्होंने सवेरे 9 बजे लेकर और उसको डिसाइड कर दिया था। इनके पास उस दिन क्रिमिनल बेंच थी, और जब उसके ऊपर लोगों ने आपत्तियां की तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कंटेम्प्ट पिटिशंस ले ली। जी हाँ, फिर इनका जब स्थानांतरण हुआ उड़ीसा हाई कोर्ट में, वैसे ये लोगों के बहुत चहेते थे, हमारे कॉलेजियम के लोगों के बहुत चहेते थे। एस मुरलीधर आप जानते हैं, लेफ्टिस्ट जो है सिस्टम, वही तो स्पीचेस की अपॉर्चुनिटी देता है। विदेश में जो स्पीकिंग असाइनमेंट्स होते हैं वो वही देता है, और रिटायरमेंट के बाद में स्पीकिंग असाइनमेंट्स का भरोसा वही देता है। इसीलिए आप देखते होंगे मदन लोकुर जैसे लोग जो हैं वो पूरी तरह से इसी इकोसिस्टम में आके और बाद में इनके बिहाफ पे, इनके सम्मान में चिट्ठियाँ भी लिखा करते हैं। लेकिन एस मुरलीधर को इन्होंने ट्रांसफ़र किया मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। सरकार ने नहीं माना, तो नहीं माना। अब ये उसकी प्रतीक्षा करते-करते अंततः उनको उसको बाद में कैंसल भी करना पड़ा इनको, क्योंकि और भी अपॉइंटमेंट्स थे। अपॉइंटमेंट्स तो रोज़ आते हैं ना, ये इन्होंने ये कर रखा है कि भई सरकार जो है वो इनकी चाकर है। जैसे हमने कह दिया वो बिल्कुल पक्का है। अब आप इफेक्टिव कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, इस समय 370 की हियरिंग चल रही है। उसमें कंसल्टेशन और कंकरेंस, उसका जो 370 का क्लॉज़ 1 है, उसमें ए, बी, सी, डी है। अब ए तो बेकार हो गया, लेकिन बी और सी में एक जगह कंसल्टेशन लिखा है, एक जगह कॉन्करेंस लिखा है। उसका वहाँ पर बैठकर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कि सिर्फ कंसल्ट करना है, इट डज़ नॉट मीन बाइंडिंग। और अपने रिकमेंडेशंस को, जो कंसल्टेशन लिखा हुआ है संविधान में, उसको कहते हैं ये इफेक्टिव कंसल्टेशन है, और इसका अर्थ होता है कि चीफ जस्टिस की कंकरेंस। जबकि जब इसके ऊपर बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये स्पष्ट कर दिया गया था कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, क्योंकि ये प्रस्ताव लाया गया था कि इसको कंकरेंस कर दिया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद खड़े होकर मना किया था कि भाई ये कोई भगवान नहीं है, हम इनमें इतना, इनको इतनी पावर नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने ये पावर ग्रैब कर ली। अब क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, इसकी समय सीमा तय की जाए, कि हम आप बताइए, और इसकी समय सीमा तय की जाए कि जो भी रिकमेंडेशन होगा एक तय समय सीमा में उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। तो भाई मैं तो वही कहता हूँ, एक बार हमारे एक एमएलए साहब थे, वो पटवारियों के ट्रांसफ़र की लिस्ट लेके आ गए। मैंने पढ़ी और मैंने एमएलए साहब से कह दिया कि साहब आप ऐसा करो, आप इस पर खुद ही दस्तखत करके निकाल लो। तो भाई चीफ जस्टिस महोदय या सुप्रीम कोर्ट महोदय, ये जितने भी लोग हैं, आप ये भी कर लो कि आप इसको स्वयं ही दस्तखत करके निकाल लो, अगर वो चल जाए। अगर उसके आधार पर ट्रेज़री से पैसा ड्रॉ हो जाए तो उसको करके निकाल लो, एक अलग देश बना लो। वो भी कर सकते हो ना भाई, आपके हाथ में तो सब कुछ है।
आप ये कहो कि साहब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, ये एक अलग एक वर्चुअल राष्ट्र होगा और आपका राष्ट्र अलग और आपके राष्ट्र की सारी समस्याएँ जो हैं, ये राष्ट्र तय करेगा। तो एक सुपीरियर नेशन बन के आप आ जाओ, स्टेट विदिन अ स्टेट नहीं है, स्टेट अबव अ स्टेट बन के आप आ जाओ, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी है पाकिस्तान में। बस एक अंतर है, और मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, माननीय माय लॉर्ड्स, कि पाकिस्तान आर्मी की चलती इसलिए है कि उसके पास डंडा है। कौन-सा डंडा? उसके पास वेपन्स हैं, उसके पास मारक शक्ति है। आपके पास है क्या? नहीं ना? एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी ये है कि एक बार एक हमारे भाई साहब मित्र थे, वो जा रहे थे फ्लाइट से और फ्लाइट में उनकी बगल में एक सुंदर सी लड़की बैठी थी, उसके बगल में एक तोता बैठा था। अब वहाँ से जब एयर होस्टेस आई तो तोते ने उड़ के, तोते के लिए अलग सीट थी भई, तो तोते ने उड़ के उस एयर होस्टेस को किस कर लिया। फ्लाइंग किस नहीं, डायरेक्ट किस कर लिया। तो एयर होस्टेस बड़ी प्रसन्न हुई, उसने को तोते को बहुत प्यार किया, लाड़ किया और सब कुछ किया, वापस किस किया इत्यादि, इत्यादि। तो अब सरदार जी से नहीं रहा गया, सरदार जी जब दोबारा एयर होस्टेस आई थी, सरदार जी नहीं मतलब हमारे मित्र थे, सरदार जी नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत बात हो जाएगी। तो हमारे मित्र थे वो, तो हमारे मित्र ने उठ के उनको एयर होस्टेस को किस कर लिया। उन्होंने सोचा था कि उसी तरह से जैसे तोते को उसने लाड़ प्यार किया वैसे उनको भी करेगी। लेकिन उनको पड़ गई मार और हल्ला-गुल्ला हुआ तो भई पता चला कि क्या चक्कर है, तो हमारे मित्र जो थे उन्होंने ये डेमोंस्ट्रेट किया, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भई ऐसा है कि ये तोते को तो इस तरह से किया और हमारे साथ ऐसा किया। तो कैप्टन ने कहा कि इनको दोनों को नीचे फेंक दो, गेट खोलो, नीचे फेंक दो। ठीक है भाई, गेट पे लाके दोनों खड़ा कर दिया गया, गेट खोला गया। उम, पहले उसके लिए जहाज नीचे-वीचे लाया गया ना, नहीं तो पता है प्रेशर-वेशर की प्रॉब्लम आ जाती। और खोल के जब उनको वो खड़े हुए थे और उनको धक्का दिया जा रहा था, तो तोते ने पूछा हमारे मित्र से, "उड़ना आता है?" मित्र ने नहीं कहा, कहा, "नहीं आता है।" तो तोते ने कहा, "तो फिर पंगा क्यों लिया?" वो तोता तो उड़ गया और मित्र जी बाद में उनका अंतिम संस्कार हमने ही किया था। अब आप समझ गए ना हम क्या-क्या कह रहे हैं? जय हिंद, वंदे भारत, जय भारत, वंदे मातरम।